चलिए शुरू करें। इस माह का मैगजीन बहुत बहुत तथ्य के साथ बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सारा चीज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन कवर किया है इसमें। ठीक सुनते हैं सुजीत, या तो दोनों को अलग कर देंगे, चुपचाप रहिए नहीं तो क्या गप करते हैं। हाँ, तो इस महीने का प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? बहुत सारा तथ्यात्मक बात जो आपको जानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ही। जैसे गाजा में संयुक्त राष्ट्र मिशन तैनात भारतीय अधिकारी इजरायली हमले में निधन हो गया, ये पूछा जा सकता है। इसका हर तथ्य इस बार बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन छोटा छोटा बीपीएससी बहुत पूछता है, तो इसका यह तथ्यात्मक पहलू हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन जाता है, उसमें भारत सहयोगकारी भूमिका में है। टॉप 3 कंट्री में भारत का भी नाम आता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हम अस्थायी सदस्यता की मांग करते हैं। अभी अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमको भी अस्थायी सदस्यता मिले, और इसको लेकर G4 का भी गठन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम हैं, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है और ब्राजील है शायद। हाँ, ब्राजील नहीं। तो हम लोग G4 का गठन भी कर चुके हैं, और भारत सरकार लगातार शांति मिशन में अपने सेना को भेजता रहा। तो उसी में से इजराइल का एक हमला हुआ संयुक्त राष्ट्र के एक वाहन पर, जिसमें वैभव अनिल काले का इजरायली हमले में निधन हो। हालांकि इजरायली सरकार ने बोला कि ये हमला कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जांच का विषय और हम लोग जांच कर रहे हैं। ऐसे जांच क्या करना, हमला तो लगातार उन लोग की तरफ से हो रहा है। तो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कार्यरत किसी विदेशी कर्मी की मौत का यह पहला ऐसा मामला है जो वैभव काले के संदर्भ में देखा गया। तो इजराइल गाजा युद्ध या इजराइल हमास युद्ध शुरू कब हुआ? अच्छा, बात कर रहे हैं ना वो, ठीक है। कब हुआ है? 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 ये युद्ध हुआ है। अच्छा, गाजा रफा शहर के सेवा देना संयुक्त राष्ट्र मिशन का यह काम था कि गाजा में और गाजा के आसपास क्षेत्रों में हम सहायता दें। और रफा वहां का एक शहर, वहां भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का प्रोग्राम चल रहा है। खास करके शिविर वहां बना हुआ है जहां लोग रहते हैं, वहीं यहाँ सुविधाएं संयुक्त राष्ट्र उपलब्ध करवाता है। 17 मई को लाया गया। कहता है 9 ऐसे राज्य हैं जो सीबीआई की एंट्री को बैन किए हुए हैं, क्योंकि सीबीआई एक विशेष प्रोग्राम दिल्ली विशेष अधिनियम के तहत बना हुआ 1949। तो सीबीआई के रोक तभी किसी राज्य में जा सकता है जब राज्य सरकार उसको अनुमति दे। तो छत्तीसगढ़ अनुमति रोक दिया, बंगाल भी रोका है, सही बात है, वो सब रोका, तमिलनाडु भी रोका है। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने फिर से सीबीआई एंट्री को वैलिड कर दिया। तो ये यहाँ पर एक न्यूज है छोटा सा। इसमें एक और न्यूज है जो आप यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ईडी को लेकर है, ईडी को लेकर है और सीबीआई को लेकर है। ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, ये वाला आते हैं।
चलो रुक जाओ। ये बात आ रही है तो उस पर नहीं
हाँ, यही बात तो यहाँ दिया हुआ है, यही कहे पढ़ लीजिए। कह रहे हैं सीबीआई को चूंकि विशेष अधिनियम के तहत गठित किया गया है तो उसको बैन लगा सकते हैं, लेकिन ईडी को बैन नहीं लगाया जा सकता है और एनआईए को बैन नहीं लगाया जा सकता है, यहाँ दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध जो गठित है 2008 में एनआईए, उसको पूरे भारत में जाने से रोका नहीं जा सकता है और ईडी को जाने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन सीबीआई को जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि यह प्रावधान के तहत बना हुआ और वो अधिनियम के तहत बना हुआ है, तो वो जा सकता है। तो यही बात यहाँ दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के साथ 9 राज्य जो थे वो सीबीआई को लेकर बैन लगा चुके थे, उसको फिर से कंटिन्यू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी सरकार परिवर्तन हुआ है, आपने भी देखा। और अभी आप देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश में भी सरकार परिवर्तित हुआ है। चलिए, हाँ ठीक, अब आते हैं, ये हो गया दोनों। अब आते हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। दो चीज बता चुके थे, एक मिसाइल क्रूज मिसाइल बता चुके थे, एक बैलिस्टिक मिसाइल बता चुके थे, बताए थे ना लास्ट क्लास में। क्या अंतर होता है चिंटू? हाँ, बताए नहीं थे, कौन बताएंगे, बताइए। बैलिस्टिक मिसाइल, हाँ, क्रूज में समानांतर जा, ठीक है। दोनों के मार करने की क्षमता अलग अलग होती है। क्रूज मिसाइल पृथ्वी के समानांतर गति करके वहां पर गिरता है, और बैलिस्टिक मिसाइल है दागो और भूल जाओ की नीति पर काम करता है। वो यहाँ से निकलता है, सीधे वायुमंडल में पहुंच जाता है और वायुमंडल से होते हुए अपने लक्ष्य को भेजता है, तो दिखाई नहीं देता है। तो ये दोनों में अंतर, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसको स्मार्ट प्रणाली कहा गया है, उसका सफल परीक्षण किया गया है। अब ये स्मार्ट प्रणाली है क्या? तो पहली बात तो विकसित किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। जितना भी भारत का रक्षा अनुसंधान कार्य है वो कौन फुलफिल करता है? डीआरडीओ करता है। तो यही कह रहा है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो छोड़ा जाता है मिसाइल को, जिससे आप देखिएगा मल्टी कैनल टॉर्पीडो भी होता है, जिसमें एक साथ कई मिसाइलों को छोड़ा जाता है, जिसको आप देखिएगा किसी बस में ऐसे लगा रहेगा, ऐसे यहाँ पर डालेगा, यहाँ पर डालेगा, यहाँ पर, और एक साथ रिलीज होता है। युद्ध के समय ये देखिएगा आपको हमेशा दिखाई देगा। तो वही बोला जा रहा है स्मार्ट प्रणाली का परीक्षण उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है, और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। कहता है ये कैसे मार करेगा, तो ये स्पेशल कैसे स्मार्ट हो जाता है? तो सुनिए, स्मार्ट मतलब होता है कि हम काम भी कर लें और किसी को पता भी ना चले। तो ये क्या करेगा? 643 किलोमीटर है जो ऊपर से, मतलब जल के ऊपर गमन करेगा, और फिर जब पानी में इंटर करेगा तो 20 किलोमीटर अंदर जाके मार करेगा। तो कोई भी पनडुब्बी को मार सकता है, उसको पता भी नहीं चलेगा सोनार सिस्टम से कि कोई मिसाइल आ रहा है, और ऊपर जाके नीचे मारेगा। ऐसे क्या होता है पनडुब्बी में? जब हम पनडुब्बी को मारते हैं तो यहाँ से ही मारते हैं, पनडुब्बी के अंदर से पनडुब्बी को मारते हैं। तो सोनार सिस्टम के द्वारा पता कर लेता है, क्योंकि वो नीचे सारा सेंटर रहता है। अब ये क्या है? ऊपर से जाके नीचे मारे। तो एक अलग सिस्टम है जिसी को स्मार्ट प्रणाली कहते। ये कुछ समझ में आया? ये समुद्र के अंदर जाके मार करेगा, ठीक है, ये समझ गया? हाँ, वो तो क्वेश्चन आ चुका है शायद। आप देखिए एक बहुत बढ़िया, क्या ना, इस बार बहुत अच्छा दिया है।
ये है पैराशूट की सहायता से आपके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया। अगर मान लीजिए आप युद्ध के मैदान में आपको छोड़ दिया गया और वहां आप जानते हैं युद्ध के मैदान में हताहत कितना लोग होते हैं, और वहां रोड से तो नहीं ले जा सकता एम्बुलेंस, तो हवाई सेवा से एम्बुलेंस वहीं स्थापित कर दिया जाएगा। या फिर दुर्गम इलाका जैसे पहाड़ पठार, वहां पर अगर सुविधा नहीं है तो वहां पर एम्बुलेंस सेवा कैसे स्थापित किया जाएगा? तो उसी तरह की एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है? भीष्म। तो कहा जाता है पैराशूट की सहायता से स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तथा दैवीय आपदा अथवा युद्ध की स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों की चिकित्सीय मदद उपलब्ध कराने के लिए सहयोगी एवं मैत्री के लिए भारत हेल्प इनिशिएटिव यानी भीष्म का निर्माण किया गया। तो क्या करेगा नहीं करेगा ये बात कर चुके। तो याद रखना है जो पोर्टेबल एम्बुलेंस सेवा है जो पैराशूट से स्थापित किया जाएगा उसका नाम है भीष्म। ठीक है, ठीक। ये देखिए इसका फिगर है, हल्का सा फिगर दिखाई दे रहा है जो पूरे एरिया में कवर किए हुए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रूम। तो कितना बड़ा दिख रहा है, पूरा घर में गिरा देगा। हाँ हाँ, छोटे छोटे वो कैंप जैसे लगाते हैं ना, वैसे ही वैसे। कैंप देखें, कैंपिंग किए कभी? देखें खाली, कार्य नहीं है, पैसा आएगा तब ना करेंगे सर। ठीक, चलिए। कहते हैं टीबी उन्मूलन के लिए वयस्कों पर भी बीएसजी टीका का प्रयोग हो रहा है। अभी तक बच्चों पर हो रहा था बीएसजी टीका का प्रयोग, और यही बीएसजी टीका अब टीबी निवारण के, क्योंकि हमको कब तक निवारण करना टीबी का? 2025 तक। तो अब हम लोग इसका प्रयोग बड़ों पे भी करने का प्रयोग कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर बोला गया है कि देश से टीबी उन्मूलन के लिए बच्चों को बीएसजी यानी बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन टीकाकरण के वर्षों से चलाए जा रहे अभियान को ये एक चुनौती बना हुआ था। वयस्क बुजुर्गों पर भी इसका काम किया जा रहा है, बच्चों के अलावा वयस्क बुजुर्गों पर। तो यही बात यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आते हैं किसको, ज्यादा बड़ा बड़ा नोट्स नहीं बनाए, ये सब क्या है? वन लाइन फैक्चुअल नोट्स है। जो ज्यादा बड़ा नोट्स है वो वहां बना सकते हैं, जैसे ईडी को है और एनआईए को है, लेकिन किसको नहीं है? सीबीआई को। क्यों नहीं है? तो स्पेशल दिल्ली प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो वो बना सकते हैं। ये तो वन लाइन फैक्ट। हाँ बोले। अच्छा एक चीज बताइए, जब भीष्म जानते हैं, मान लेते हैं हम भीष्म जानते हैं, तो उद्देश्य भी तो जानते होंगे। कहाँ कहाँ स्थापित किया था? युद्ध के मैदान में, दुर्जन इलाकों में, या वैसे क्षेत्रों में जहां साधन नहीं। तो अगर हम भीष्म जानते हैं थोड़ा सा भी, तो उसके बारे में हमको उद्देश्य अपने आप मोटिव पता चल जाए। अब हम सीबीआई को क्यों नहीं इंटर करने देना, तो इसके लिए मोटिव बताने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है नहीं। वो तो अपने आप पता है कि भैया सीबीआई को नहीं आने देना चाह रहा है, क्या क्यों परेशान करता है। सिंपल मोटिव है ना। ये है गोपीचंद थोटाकुरा, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक, लेकिन ऐसे दूसरे नंबर के। राकेश शर्मा पहले नंबर के और ये दूसरे नंबर पर। हाँ, 21वीं सदी में पूछा जाए तो इनका नाम है, ऐसे ये दूसरे नंबर के। पहले नंबर पर कौन है? राकेश शर्मा। ठीक है, तो कहता भारतीय पायलट कैप्टन गोपीचंद थोटाकुरा ने मई 2024 में इतिहास रच दिया। और इतिहास कैसे रच दिया? तो अंतरिक्ष में परिभ्रमण करके लौटे। किससे लौटे? तो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। अब देखिए, हमने स्पेस एक्स पढ़ा था कल, हमने टेस्ला पढ़ा था कल ही पढ़े थे, कभी और पढ़े थे? पढ़े। हाँ, ऐसे डिस्कशन कर रहे थे तब। और कौन सा? ट्विटर पढ़े थे। उसके अलावा स्टार्टअप कंपनी इन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में शुरू किया जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन का एक और नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है, न्यू शेपर्ड 25, जिसको NS-25 कहा जाता है। इसी मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा उन्होंने 19 मई 2024 को की और अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले अब देखिए एक और क्वेश्चन, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले गोपीचंद कितने व्यक्ति हैं? दूसरे। अंतरिक्ष पर्यटन की यात्रा करने वाले कितने व्यक्ति हैं? पहले। देखिए क्वेश्चन अपने आप बन जाए। अब यही बात याद करिए, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण परम मिशन, ये दोनों में अंतर जब पूछे तो कल फिसड्डी साबित हुए, क्योंकि ध्यान में नहीं रहता है।
हम सेंटेंस नहीं पढ़ते, हम ऑटोमेटिक से आंसर जो आता है उस पर पहुंच जाते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में गोपीचंद, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है लेकिन याद करना जरूरी है। और कुछ है? हाँ, एक और है। कहता है कि 19 वर्ष की अवस्था में इसी मिशन में 6 सदस्यीय मिशन, देखिए अभी आ रहे 6 सदस्यीय मिशन में एक ऐसा व्यक्ति भी अंतरिक्ष में गया जो सबसे बुजुर्ग थे, 90 वर्ष की अवस्था में गए। तो ये बोल रहा है कि 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले डिवाइड विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या अंतरिक्ष यात्री बन गए। तो दो नाम याद रखना है हमें। नहीं 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 भाई, एकमात्र भारतीय रहता था, यहाँ तीसरा नहीं हो जाता है फिर। हाँ, ये यूरोप के हैं, ठीक है। तो ये तथ्य है जो हमको याद करना, और कोई बड़ा इशू नहीं है। तो क्या क्या याद करना है? तो पहले इस व्यक्ति का नाम याद करना है, गोपीचंद थोटा कुरप। पहले अंतरिक्ष पर्यटक, दूसरे अंतरिक्ष व्यक्ति, तीसरा बात किससे गए? तो NS-20। हाँ, किससे गया? तो NS-25। किसके द्वारा गया? किस स्टार्टअप कंपनी? ब्लू ओरिजिन, कि जिसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। तो हमने इतना सारा तथ्य इसमें देख लिया। और एक और व्यक्ति ने सबसे ज्यादा उम्र में अंतरिक्ष यात्रा पर गया हुआ है, डिवाइड, ठीक है। तो इतना 6-7 तथ्य हमारा इससे मिले। किसका? हाँ, एक महिला भी है इसमें, एक महिला भी। हाँ, सही बोले, महिला भी। अच्छा, एक और राकेश शर्मा किससे गए थे? सोयूज के जरिए गए थे, ठीक है, 1984 में गए थे। चलिए, हाँ, एक और था इसमें सेक्शन कि कौन कौन भारतीय जो हैं वो अंतरिक्ष में गई हैं महिला। तो सुनीता विलियम्स गई हैं, कल्पना चावला गई हैं, और कौन गई है? राजा चारी गए। एक और बात है इन तीनों के साथ कि ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं। दोनों में अंतर समझते हैं? ठीक। मैंने हमको बड़ाई करना होता है तो हम भारतीय भारतीय बोल लेते हैं। तीनों कहाँ थे? तीनों फिरोज यूएसए, नहीं नहीं, ये तीनों यूएसए में थे। कहाँ थे? सवेरे की मिडाइवल बोलिएगा तो हम दोबारा नहीं पढ़वाएंगे। मिडाइवल, अच्छा, तो ये खाना खाने गए थे? क्या हो गया था? क्यों? खाना खाया इसलिए? नहीं, इस बार सर बताए ही होंगे शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना, ये हो गया। आप देखिए, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन क्या ना, आज इस बार प्रतियोगिता दर्पण भर भर के अच्छा कंटेंट दिया। कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपको लगे कि बेकार है। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध CSIR ने WAH मुहिम शुरू किया। ये मुहिम सुनकर बड़ा मजा आएगा। आयरन करके आते हैं या नहीं करके आते हैं कपड़ा? नहीं सर, हम तो कार्बन बचाते हैं। आप देखे हम आयरन किए हुए, ना आयरन करते हैं, ना मेकअप करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नहीं, हाँ, अलाव नहीं। तो CSIR ने बोला कि भैया एक दिन आपको बिना आयरन किए हुए कपड़ा आना है, और उससे एक बार आयरन करने में 200 ग्राम कार्बन खर्चा होता है। तो ये 200 ग्राम कार्बन खर्चा कम होने से हम लोग कर सकते हैं, ये आइडिया अपना सकते हैं। यही काम किया गया प्रथम महिला अध्यक्ष द्वारा। तो कहा जा रहा है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन बिना स्त्री के कपड़े पहनकर कार्यालय आने का आदेश दिया गया है, जिससे 200 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को हम लोग कम कर। बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं है? बहुत अच्छा प्रोग्राम। हम लोग भी एक दिन बिना खाए पिए रहेंगे। लड़की लोग तो रह जाएगी, लड़का का पता नहीं, क्योंकि इन लोग को तो बस बहाना चाहिए भूखे रहने का। चलिए, कहता जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक ऐसी मुहिम के साथ साथ बिजली खपत को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। यही बात इस CSIR की पहली महिला महानिदेशक डॉक्टर N कलई सेल्वी ने WAH सोमवार को एक बड़े ऊर्जा साक्षरता अभियान के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही।
तो ये समझ गया, CSIR द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया है जिसमें बिना इस्त्री किया हुआ कपड़ा एक दिन पहन के आना है और वो दिन सोमवार का हो। ठीक है, इसी को बोला गया रिंकल्स अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे नहीं अच्छे हैं। रिंकल्स तो समझते हैं ना, हाँ जैसे ये देखिए सिकुड़ा हुआ है तो हम भी वो साधन किए हुए हैं। हाँ, आप लोग भी पहन के, कोई कोई टी शर्ट पहनते हैं उनको जरूरत ही नहीं है ना आयरन का, नहीं आपको बोल रहे हैं। हाँ, कम से कम अच्छा से तो ये कॉलर ठीक तो कीजिए भैया, आपके बोलते नहीं है कैसे डिसेंट बन के रहा जाता है। हाँ, देखिए अफसर बनना अलग बात है, लेकिन उसमें एक और शब्द जुड़ जाता है, सिविल सर्वेंट। सिविल का मतलब होता है कि आप सबके लिए एक आदर्श बने, धारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा को लेकर सारा बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बात कर देते हैं। ठीक, बात की है ना कि नहीं किए? किए, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो तथ्य छूट गया उसको तो दोबारा एक बार रिवाइज कर ले। जैसे ये है जो हमारा एनडीए से सबसे ज्यादा सीट किसने जीता है? बीजेपी ने जीता है। हम लोग इसमें देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनडीए में सबसे ज्यादा सीट वाले का आरोही क्रम में सजाइए, या यूपीए वाले को आरोही अवरोही क्रम में सजाइए, ऐसा पूछा जा सकता है। मान के चलते, क्योंकि आरोही और अवरोही क्रम का बहुत पूछा जा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीट, तेलुगु देशम पार्टी 16 सीट और हमारा जदयू 12 सीट। टॉप 3 तो यही याद रखना है। हाँ, शिवसेना वाला बेचारा 7 ही सीट जीते, वही है शिंदे ग्रुप, 7 ही सीट जीते, इससे ज्यादा सीट वो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले जीत गए हैं। ठीक है, तो 7 सीट ये जीते हैं और हमारा 100% रिजल्ट लेकर आए हैं चिराग पासवान। इसलिए डायलॉग जब कर रहे थे, जब बेचारा जनसत्ता वाला नहीं, क्या था उनका वो जो वीडियो वायरल हुआ ना, भारत टाइम्स वाला, नहीं चिराग पासवान का एक वीडियो वायरल हुआ, नहीं देखे? नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया। तो टॉप 5 हम लोग यहाँ देखिए। अब आते हैं यूपीए में। यूपीए से नहीं है इस बार, प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन बोलते हैं, वो आप लोग इंडिया गठबंधन बोलते हैं, तो जो भी है ठीक है। उस नहीं 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 17 इधर 25, ये हाँ ज्यादा पार्टी इनमें जुड़ा हुआ है, ऐसा ही बोले, ज्यादा जीता है इतना, बाकी सब शून्य शून्य है, बाकी सब शून्य शून्य है। हाँ, इंडी गठबंधन ईश्वर का सबसे बड़ा गठबंधन है। चलिए कोई बात, कांग्रेस कितना जीता? 99। ठीक है, समाजवादी पार्टी कितना जीता? 32। माकपा कितना जीता? 1। इसमें दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन जो रहा, अच्छा सॉरी कहाँ से हम ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, सॉरी, भारत कांग्रेस 99, समाजवादी 37 और तीसरे नंबर पर रहा तृणमूल कांग्रेस। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इंडी गठबंधन का हिस्सा अंतिम में अपने आप को नहीं बता रहा था, लेकिन उससे अलग भी नहीं रहा। हाँ, बाहरी समर्थन दे, लेकिन इंडी गठबंधन का प्रारंभिक हिस्सा ये रहा है, लेकिन इन्होंने कंबाइन करके लड़ने से मना कर। कैसे नहीं लेगा? आप याद कीजिए, बसपा सपा जब सपोर्ट किया था, पूरा भर के मंत्रालय लिए थे। बाहरी से मतलब ये हो गया कि हम इस गठबंधन से नहीं, बल्कि आपको गठबंधन के बाहर से सपोर्ट कर पलट सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी कभी बीजेपी के साथ जाएंगे, बड़ा मुश्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 29, और इसके बाद यहाँ देखिए वो तमिलनाडु का डीएमके पार्टी, स्टालिन का पार्टी, इन्होंने लाया 22 सीट। ठीक है, इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला लाया 9 सीट और शरद पवार वाला लाया 8 सीट। उधर बेचारे अजीत पवार फंस गए, 1 सीट लाके उनका इज्जत हो गया खराब। और अब जो जिसका पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, जैसे हमारे यहाँ चाचा जी, क्या नाम है उनका, पारस पासवान, पासवान है, चिराग पासवान के चाचा जी पारस पासवान, उनका तो पॉलिटिकल कैरियर डूब गया, खत्म हो गया। मेन है ना, देखिए सिर्फ पॉलिटिक्स करने से नहीं होता, बोलने आना चाहिए, संवाद कौशल आपके अंदर होना चाहिए।
आप पॉलिटिकल पारस के साथ जी के साथ क्या है कि उनके बोलने ही नहीं है। रामविलास जी के पास बोलने की अटूट असीम क्षमता थी, लेकिन इनके पास क्षमता नहीं। खैर चलते यहाँ चलते हैं। आप लोग तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कीजिएगा नहीं। करिएगा तो ठीक है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये पेज। चलिए यहाँ आते हैं। सब सवाल का जवाब जो कल आप पूछ रहे थे सब इसी में दिए। सूरत में लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रहे, उनको निर्विरोध चुना गया। इसके पीछे कारण है कांग्रेस के उम्मीदवार को रद्द कर दिया गया उम्मीदवार, और 8 और लोग खड़ा थे उनको चुप करवा दिया गया। तो एक ही व्यक्ति जब खड़ा रहेगा तो इलेक्शन होगा नहीं। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है, इस बार लोकसभा में कितने सीट पर इलेक्शन हुआ है? 542 पर, और एक पर तो निर्विरोध चुना गया है। ये याद रखिए, बहुत छोटा सा बिंदु है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग से तुरंत स्लिप कर जाएगा। 543 है, लेकिन एक पर तो निर्विरोध चुना गया, तो इलेक्शन कितने पर हुआ? 542 पर। छोटा छोटा बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। हाँ हाँ, तो सूरत कहाँ पड़ता है? वहीं। चलिए यहां से आगे निकल, इससे आगे इंपॉर्टेंट है। ये इसके साथ ये दिक्कत। सूरत का मुकेश, क्या नाम है इनका? मुकेश दलाल। मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा में एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले सांसद। दूसरा, सबसे कम उम्र वाले, कल ही चर्चा हो रहा था, नाम है इनका पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज और सांभी चौधरी दूसरे नंबर की, सबसे कम उम्र में दूसरे नंबर की सांभी चौधरी। अशोक कुमार नहीं है? अच्छा चुप हो जाएंगे। तो पहला नाम आ गया पुष्पेंद्र सरोज का, दूसरा नाम आ गया सांभी चौधरी का। हाँ, उम्र भी पूछा जा सकता है, तो 25 साल 3 माह, और यहाँ 25 साल 11 माह, यानी लगभग 26 साल की हो गई। चलिए, इसलिए कहते हैं बैकग्राउंड पॉलिटिकल होना चाहिए, सीट तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। अभी सम्राट चौधरी इनके पापा जी हैं, पापा जी बोले चिराग जी से कि भैया ये बेईमान नहीं है, रख लो। चिराग पासवान बोले कि हम तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तो आ जा, तो हो गया। चलिए, भाजपा के नेता हैं शंकर लालवानी, इंदौर से रिकॉर्ड 11.75 लाख मतों से जीते हैं। तो सबसे ज्यादा मत से जीतने वाले व्यक्ति नाम है शंकर लालवानी। दूसरा तीसरा, अच्छा, सबसे कम अंदर से जीते हैं वो है रविंद्र बायकर, महाराष्ट्र से। हाँ, बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनके बहनोई के पास निकल गया है ईवीएम मशीन से क्या मोबाइल जुड़ा हुआ था, तो 48 क्या 520 सीट हो सकता है कि वोट बोगस कर दिए। कौन जानता है कि नहीं होता है? ये तो एलन मस्क बोल लिया था तो हल्का मच गया पूरे विश्व में। बोले ना एलन मस्क कि भैया हमको दे, हम चाहें तो करवा सकते हैं, या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम में उसको हैक किया जा सकता है। जैसे आपको इमोशनल किया जा सकता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम को हैक किया जा सकता है। ये दोनों की संवेदनाएं। चलिए, अमृतपाल सिंह सिंधु जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए, तो इनका नाम है अमृत सिंह संधू। ठीक है, अब भारी अंतर से जीते हैं। हाँ, तो साजा नहीं, जेल में है, खालिस्तानी समर्थक है, अभी ना पकड़ेगा ये। नहीं होता तो लड़ते, होगा तो सांसद ही जाएगा, और 6 साल तक ही गया इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक, जेल में पकड़ा गया, इन्हीं तो चर्चा बहुत हुआ था इनका, खूब भागे बेचारे, लेकिन पकड़ा ही गए। चलिए अगला, कहते हैं 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में महिलाओं की संख्या कितना है? 73। और 17वीं लोकसभा में कितना था? 78। तो ये सब महिला कम चुन कर गई। कारण है स्मृति ईरानी गई नहीं, तो उनके सहयोग वाली महिलाएं गई नहीं।
ठीक, तो इस बार कितना है 73। हाँ, अब चुनाव होंगे तो 74 हो जाएंगे। अगर जीती तब ना, जीती तब देखा जाएगा। तो काहे आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? चलिए, समाजवादी सॉरी 2 सीटों से जीते हैं रायबली वायनाड, अभी तो आप इस पता ही है, बताने की क्या जरूरत। और समाजवादी पार्टी इस बार अच्छा खासा प्रदर्शन की है, या अब 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और बीजेपी का कितना है 33 से 32, 33 है सर, 35 नहीं। हाँ, अच्छा एक और बात, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट बीजेपी का, मध्य प्रदेश में बीजेपी का, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का, तो ये सभी, गुजरात में 1 सीट छोड़कर 25, हाँ 1 सीट कांग्रेस जीती। तो ये हालत है कुछ प्रदेशों में बीजेपी का। ठीक है, एक और क्वेश्चन नहीं आ सकता है, नागालैंड में 20 वर्ष बाद कांग्रेस 1 सीट जीती, नागालैंड 20 वर्ष बाद, तो ये एक अच्छा है। और ये सब नहीं, ये सब केरल में भाजपा ने इस बार 1 सीट प्राप्त किया है, तो जहां नागालैंड में कांग्रेस जीती है, केरला में बीजेपी जीती है। ठीक है, क्योंकि गढ़ है ना वामपंथ का केरला। तो ये कुछ था, कारण पर हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे। 3 बार मुख्य प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे ऐसे व्यक्ति हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन चुके हैं, यानी मोदी जी बन गए। हालांकि फेस में वो चमक नहीं था जो पिछले बार था रहा। देखिए, ऐसा होना जरूरी था, ये नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप नहीं बने, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। देश में जितना आप देखिए 2-3 स्टेट है जहां वैकेंसी नहीं आएगा, एचपी में नहीं आएगा, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ नहीं आएगा, एमपी में भी नहीं आएगा, गुजरात में भी नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ में भी नहीं आएगा। इनका पॉलिसी है कि बेरोजगारी बढ़ाओ, अधर्म और जाति करवाओ, वोट कैसे। ठीक, लेकिन अब लोग यही जाति, जब राम मंदिर बना तो हम लोग को लगा कि सारा का सारा यूपी का सीट इनके झोली में, प्रधानमंत्री को भी यही लगा, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हो। चलिए, हाँ अयोध्या कोई सीट नहीं, फैजाबाद सीट। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या अयोध्या संसदीय क्षेत्र से बीजेपी हार गई या जीत गई? तो अयोध्या संसदीय क्षेत्र नहीं, फैजाबाद। लेकिन उनको 2 महीना के अंदर खाली करना पड़ेगा एक सीट। हाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, और ऊपर बचा कुछ, तो ये बता दिए, हो गया। चलिए आते हैं, अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के समानांतर किन किन राज्यों में विधानसभा इलेक्शन चल रहा, पूछा जा सकता है। तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम हो गया, हाँ 4, ये टेस्ट पूछा गया था ना। ठीक है, इन 4 राज्यों में पहली बार उड़ीसा में बीजेपी का गवर्नमेंट बना, ये एक बड़ा उपलब्धि है बीजेपी के लिए। हाँ, नवीन पटनायक जी को पहली बार। चलिए, तो अब बारी बारी से सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन जीते हैं? पेमा खांडू केमा। हाँ देखिए, 2-3 तथ्य याद करवा देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किम्मई विधानसभा है, ग्रामा विधानसभा है, 11th विधानसभा है जो इलेक्शन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू बने हैं। ठीक है, ये देखिए वहां का इलेक्शन सीट है। 2024 में 46 सीट, 2019 में 41 सीट, एनपीपी 5 सीट और अन्य को 9 सीट। तो ये है पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगला यहां पहुंच जाइए, ये किसका? ये है प्रेम सिंह तवांग। कहां के बने हैं? असम के, सिक्किम होगा, हाँ सिक्किम है, सिक्किम है। हाँ, प्रेम सिंह तवांग सिक्किम में बने हैं। किस पार्टी से हैं? पहले बार नेशनल पीपुल्स पार्टी। कहाँ गए? ये इतना भागता है ना। भाजपा को मिला 41 सीट और यहाँ 46 सीट। कौन बने हैं मुख्यमंत्री? कौन बने? क्या अभी तो बताए? ठीक है। दूसरा है नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसको 5 सीट मिला, फिर अगले बार भी 5 सीट ही मिला था।
आगे बढ़ते हैं। ये है आंध्र प्रदेश, वो ना वो ऊपर चला गया, यहाँ यहाँ कह रहे हैं, मैंने यहाँ नहीं देखे। क्या? हाँ, इसका भी दिया हुआ है, सिक्किम का दिख रहा है। इसका शुरू कहाँ हुआ है, दिखाई दे रहा है सिक्किम का? नहीं दिखाई दे, पढ़ लीजिएगा, दे देंगे, इसे दिया हुआ है। नहीं, वो सिक्किम का नहीं था, वो है नागालैंड। हाँ, ये पता क्यों नहीं चल रहा है? सिक्किम है, सिक्किम है, सिक्किम, ये है सिक्किम। हाँ, ये है सिक्किम, सिक्किम का भी ग्रामा है और अरुणाचल प्रदेश का भी ग्रामा, ठीक है। ये किसका बीच में आया? चलिए, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कितना है? 16वां है। आंध्र प्रदेश का 16वां, जिसमें जीता कौन सा पार्टी? डीएमके। कितना सीट प्राप्त हुआ? अब आते हैं, तेलुगु देशम पार्टी 135 सीट, पिछले बार 23 सीट। इस बार वाईएसआर कांग्रेस का बड़ा स्थिति खराब हो, उनको मिला है मात्र 11 सीट, पिछले बार 151 सीट। और अभी देखिए, कल ही देख रहे थे कि उनका ऑफिस को ढहा दिया गया और उन्होंने सी व्यू रिजॉर्ट बनाया है 500 करोड़ का, उस पर भी तलवार चल रहा है। खैर, उसको ढहा नहीं जाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्हीं का है। तेलुगु देशम पार्टी को मिला 135, जनसेना पार्टी को मिला 21, भाजपा को वहां पहली बार इतना बड़ा संख्या बल आया है 8 है, और वाईएसआर कांग्रेस को 11 है। टोटल मिलाकर 175 सीट है जो आंध्र प्रदेश में है, जिसमें कितना सीट जीते हैं तेलुगु देशम? 135, बहुमत है, पूरा बहुमत। अब आते हैं अंतिम जो है हमारा उड़ीसा है, 147 सीट भारतीय जनता पार्टी, 78 सीट पर बीजू जनता दल, 51 सीट पर कांग्रेस को, 14 सीट बाकी को 3 और 1 4 सीट। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभरा इस बार? भारतीय जनता पार्टी। 147 है तो 147 का आधा कर लीजिए, लगभग 74 सीट के आसपास, और जीता इन्होंने 78 सीट, तो बहुमत आ गया इनको, तो सरकार फॉर्मेशन कर ली। जबकि पिछले बार बीजू जनता दल को 112 सीट आया। इस बार बीजेपी ने, जब अभी सुन रहे थे, उड़ीसा को लेकर बोला कि नवीन पटनायक साथ आने को तैयार थे बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी का इंटरनल मैटर बोला कि नहीं भैया मत जाइए, कोई फायदा नहीं है जाने से, हम लोग अपने ही इतना ज्यादा अच्छा हो गए हैं वहां, हमारा संगठन इतना अच्छा हो गया कि हम लोग जीत जाएंगे, और यही निर्णय लिया गया और जीते। ये बहुत अच्छी बात, खास करके संगठन के अंदर जो है उस पर अगर विश्वास करते हैं तो वहां जीतने की संभावना ज्यादा होती है। और यही बात कांग्रेस का कहां दिखाई दिया? केरल नहीं, 2 लोकप्रिय सीट यूपी में। कहा स्मृति ईरानी कहां से आ रही हैं? अमेठी से, अमेठी से। चलिए, तो ये हो गया। आप देखिए, एक क्वेश्चन और, उड़ीसा चूंकि दबा हुआ है, ज्यादा चर्चा में नहीं रहा है, तो बीजेपी ना जो साइलेंट रहता है उसको पूछने का संभावना ज्यादा यूपीएससी में बनता है। तो उड़ीसा में 78 सीट जीते हैं बीजेपी और 51 सीट जीते हैं बीजू जनता दल, और यहाँ कांग्रेस को कितना सीट मिला है? 14 सीट। ठीक, अब ये देखिए, फिलिस्तीन को यूएनए का पूर्ण सदस्य बनाने का प्रस्ताव महासभा से पारित, अब भारत द्वारा भी समर्थन दिया गया। अब एक बात समझिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़िएगा तो वहां है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, और एक है आम सभा जिसमें सारे लोग आते हैं, सारा देश आता है, उसमें सिर्फ 15 मेंबर होते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पहले प्रस्ताव पेश हुआ कि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दीजिए, अमेरिका ने लगा दिया वीटो। अब इसी बात को आम सभा में ले जाया गया कि भैया फिलिस्तीन को कौन एक देश के रूप में मान्यता देना चाहते हैं, तो वहां से प्रस्ताव पारित हो गया। हालांकि इजराइल और यूएसए इसका विरोध किए, लेकिन हो क्या सकता है, वहां तो बहुमत से होता है, वहां तो किसी देश को है नहीं प्रभुता।
तो आम सभा से यह प्रस्ताव पारित हो चुका है कि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता मिलना चाहिए। हालांकि इजराइल किसी का नहीं सुन रहा है, तो यूएन का भी नहीं सुन रहा है। सैंक्शन नहीं लगाया जा रहा, बड़ा इशू ये। अगर इजराइल पर सैंक्शन लगाया जाए तो उसका होश ठिकाना आ सकता है, लेकिन सैंक्शन लगेगा कैसे? सिक्योरिटी काउंसिल से कोई बिल पास होगा ही नहीं, तो बड़ा इशू ये आ रहा है। इसलिए मेंस में क्वेश्चन आता है यूएनए की प्रासंगिकता को लेकर, रिलेवेंसी ऑफ यूएनओ। तो हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं भाई, कुछ मैटर में अच्छा काम किया और कुछ मैटर में गुटेरेस का कोई बात सुनवे नहीं करते, वो खाली बोलते रहते हैं, सुनता ही नहीं है कोई। हाँ, ये भी एक कारण है कि इजराइल को खुलकर विरोध यूएसए नहीं कर रहा, लेकिन यूएसए ने इस प्रस्ताव के संदर्भ में न्यूट्रलिटी अपनाया, कहा नहीं, इजराइल उनका बात भी नहीं सुन रहा है ना, यूएसए का बात कहाँ सुन रहा है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के पक्ष में रहे भारत ने बाद में 10 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में फिलिस्तीन को एक वैश्विक संस्था के रूप में पूर्ण सदस्य बनाए जाने की मांग की है। इसके आधार पर द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो थ्योरी है, ड्यूअल स्टेट थ्योरी, उसको लागू करने की बात भी की गई, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को साथ रहना है, सहअस्तित्व रखना है, इसकी बात की जा रही है। तो आते हैं आगे। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, याद रखें, नाम याद रखेगा, प्रबोवो सुबियांतो। अब क्या है कि 3 दल यहां महत्वपूर्ण, चुनाव हुआ और प्रबोवो सुबियांतो जीत गए, लेकिन 2 पार्टी जो थी वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये चुनाव में धांधली हुआ है, तो चुनाव आयोग इनके नाम को और सारे के नाम को गोपनीय रख दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां का बोला कि नहीं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है, तब जाके इनके नाम को आगे किया गया है, तब जाके वहां के राष्ट्रपति बने हैं कौन? प्रबोवो सुबियांतो। तो ये छोटा सा स्टोरी था जो वहां के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ था। तो ये बात बोला जा रहा है कि प्रबोवो सुबियांतो को गत 24 अप्रैल को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, और उनके 2 प्रतिद्वंदी थे, इनको कितना मिला मत? 58.5। उनके 2 प्रतिद्वंदी थे जिनको 24.95 और 16.47 मत प्राप्त हुआ, और एक को चुनाव आयोग के विरोध में चला गया मैटर सुप्रीम कोर्ट में। तो यही एक छोटा सा स्टोरी था, इसलिए ये चर्चा में आया, नहीं तो बहुत दिन पहले बन गए होते राष्ट्रपति। अच्छा, अभी तक कौन थे? जोको विडोडो, जिनका भारत के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा संबंध भी, और ये भी एक आम परिवार से आते थे। जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने थे तो बोला जा रहा था कि भारत में चाय वाला बना है और वहां एक गरीब बना है। जोको विडोडो एक साधारण फैमिली से आते हैं। तो वहां का रूल है कि वहां 2 बार के बाद तीसरे बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, जैसे रसिया में रूल था, याद है ना? तो वहां पुतिन साहब ने उसको संशोधित कर दिया और उम्र सीमा को 6 वर्ष कर दिया कार्यकाल को। तो वो सब राष्ट्रपति अपने अनुसार निर्धारित करते हैं। अरे तो भाई, दुनिया कुर्सी के लिए मर रहा है, तो वो काहे नहीं मरेंगे? और वहां विपक्षी नेता को भी मरवा दिए, वहां के राहुल गांधी को भी मरवा दिए। वहीं का राहुल गांधी बोलेंगे, यहाँ का राहुल गांधी। चलिए एक और तथ्य पढ़ लीजिए। अमेरिका में हर साल लगभग 10 लाख के लोग वहां की नागरिकता लेते हैं। अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री है जो इतने बड़े स्तर पर नागरिकता सबको देता है। इसके पीछे कारण भी है, उनके पास भूभाग भी अच्छा है, संसाधन भी अच्छा है, लेकिन मानव संसाधन कम है, और वो हमेशा ब्रेन ड्रेन थ्योरी पर काम करते हैं। वो अच्छा दिमाग को अपने यहाँ रहने का मौका देते हैं। तो इस बार का जब आकलन आया कि 10 लाख लोग के आसपास जब अमेरिका की नागरिकता मिला, मोबाइल बंद कर दीजिए, क्या देख रहे हैं? फिर सुनिएगा नहीं, इधर देखिए ना, मोबाइल तो आप ही के पास आता है कि घर जाते हैं तो ले लेते हैं मैडम? नहीं ले लेते होंगे, देखने नहीं देते होंगे, इसलिए यही देख ले रहे हैं बार पे। होता है ना, गाड़ी कोई छीन ले, इससे अच्छा पहले ही चला के पूरा एकदम एक्सीलेटर सब जांच कर लो, घर में जाके छीना ही जाना है। देखिए ना, बाइक भी मिल जाता है कभी कभी, तो यही हालत करते हैं कि पूरा एक बार दौड़ा लो, फिर तो कोई देवे नहीं करेगा। तो ये मौका मिला तो यहीं पे बैठ के यूज कर रहे हैं। इसलिए शादी देरी से करना चाहिए, नहीं और हाँ कहते हैं।
चलिए तो कहाँ थे हम, यहाँ थे सब, हाँ सब, हाँ 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 ठीक। तो यही कह रहे थे कि इस बार वहाँ 9,59,380 विदेशियों को नागरिकता दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा विदेशी कहाँ के थे, मैक्सिको के, नहीं मैक्सिको सबसे ज्यादा मैक्सिको के हैं, फिर भारत के, सेकंड नंबर पर भारत का स्थान आता है। तो कितने भारतीयों को दिया गया, 65,960 भारतीयों को दिया गया नागरिकता। तो ये एक छोटा सा तथ्य था लेकिन इंपॉर्टेंट तथ्य। पहला नंबर मैक्सिको, मैक्सिको क्यों, क्योंकि पड़ोसी राज्य है भाई, पड़ोसी देश है, और मैक्सिको और यूएसए की सीमा के सामने बॉर्डर बनवा दिए ट्रंप महोदय कि भैया एकदम दीवार उठा दिए चाइना गेट की तरह। हाँ लेकिन रास्ता तो है, कितना बड़ा एरिया घेरिएगा, चलिए। हमारा भारत और नेपाल जैसा स्थिति है, जब पेट्रोल लेना हुआ तो उड़ूक से वहां चले गए हैं पेट्रोल लेके, फिर यहाँ गए। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ज्यादा भावना में नहीं बहेंगे। हाँ हाँ सब कार्ड, लेकिन ये नागरिकता की बात है, उन सब के बाद वहां की नागरिकता आपको मिलती। ठीक, चले 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 आगे नहीं बढ़ते हैं। एक कंटेंट कहीं छूटा है, ये हो गया। हाँ अब आते हैं यहाँ। ली सिन लुंग के पद छोड़ने के पश्चात लॉरेंस बोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने। नाम याद रख लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम ही पूछा जाता है। तो लॉरेंस बोंग है जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनाए गए। एक और कंटेंट छूट गया, कहाँ छूटा है क्योंकि दिमाग में आ रहा है, एक और राष्ट्रपति कहीं बने हैं, ये रहे, हाँ ये रहे पनामा के। अभी हमने कहाँ कहाँ देखा, इंडोनेशिया देखा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री देखा, अब आते पनामा। पनामा तो जानते ही है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को बीच एक छोटा सा कंट्री, पनामा ना वहां फेमस है ना, ठीक है। तो कहता मध्य अमेरिकी देश पनामा मुल्क के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतारे गए जोस राउल मुलिनो को अंतिम समय राष्ट्रपति चुन लिया गया। अभी कहानी को समझिए, क्या हुआ कि जैसे हम लोग यहाँ चुन लिए कि भैया राष्ट्रपति बनेंगे कौन, वहां राष्ट्रपति हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री के बराबर शक्ति है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, और क्या है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे, तो उपराष्ट्रपति बनेंगे हमारे योगी जी। चलिए अच्छा नाम है। अभी रेस में दोनों हैं, हम राष्ट्रपति के लड़ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, और उपराष्ट्रपति के लड़ रहे हो। अंतिम समय क्या हुआ, मोदी जी पर लग गया चार्ज, करप्शन चार्ज, और उनको हो गया जेल, वो भाग के दूतावास में जाके छुप गए। अब है कि राष्ट्रपति पद तो महत्वपूर्ण है, तो राष्ट्रपति पद पर कौन चढ़ेगा, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए था। तो बेचारे ये जो उपराष्ट्रपति जोस राउल मुलेनो खड़ा हो रहे थे, इनको प्रमोट करके क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति। तो इसको कहते हैं किस्मत खुल। ना ना हाँ होने फिर सकते हैं, सकते में तो पूरा दुनिया आ जाता है। हाँ जो रियलिटी है उस पर बात करें, तो यही नाम याद रखना है, जोस राउल मुलेनो, ठीक है, यही वो व्यक्ति। ये हैं लॉरेंटिनो कार्टिलिया, इन्हीं को पर करप्शन चार्ज लगा। नहीं जाते हैं ज्यादा दूर भाई, काहे इतना सोच रहे हैं इमरान खान के बारे में, वो सोच रहा है उनका पार्टी। आते हैं दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में सिपरी रिपोर्ट आ गया। सिपरी रिपोर्ट आया तो थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर देखा जा रहा है। दुनिया का सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है, परसों में बताए थे, कौन है, अमेरिका। दूसरे नंबर पर चाइना है, और तीसरे नंबर पर रसिया है, ठीक है। तो ये बात बोला जा रहा है कि स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की मार्च 2024 से रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आतंक राष्ट्र भारत को ही बनाया गया है। हम आपको याद करवाइए, बोले थे लास्ट क्लास में, सऊदी अरबिया के पास मैन पावर नहीं, लेकिन वेपन पावर बहुत ज्यादा है, चलाने वाला ही कोई नहीं है। तो वो हमेशा कभी पाकिस्तान के पास जाएंगे, कभी बांग्लादेश के पास जाएंगे, कभी अमेरिका के पास जाएंगे कि वहां हमारा हथियार चलाने वाली व्यक्ति थी। ये हमेशा उनके साथ, क्योंकि वहां सब तो शेख ही हैं, और शेख छोटा मोटा काम करते नहीं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि भारत का नंबर 1 आया, दूसरा तीसरा सऊदी अरब और कतर, और ये दोनों राजतंत्रात्मक देश,
यहाँ किंग होते हैं अभी भी, ये जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं। चलिए, अमेरिका, चीन, रूस, भारत, सऊदी अरब, ठीक है। कहा जाते हैं कि अब यहाँ देख लीजिए एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए कितना डॉलर खर्च करता है अपने रक्षा प्रबंधन में, यानी 916 अरब डॉलर। अब देखिए 916 अरब डॉलर। चाइना कितना करता है? 296 अरब डॉलर। रसिया कितना करता है? 109 अरब डॉलर। तो भैया हमारा तो स्थान अभी नीचे होगा, हमारा 96-95 अरब डॉलर है आसपास। तो अमेरिका का रक्षा डॉलर के सामने हमारा जीडीपी के बराबर है उनका, हमारा जो पूरा बजट है उसके बराबर उनका एक रक्षा बजट। तो खैर इतना बड़ा बजट को हमको क्या करना है। 916 अरब डॉलर यहीं पर है, हमारा अभी 3.5 या 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा अच्छा बजट, वही उतना ही है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, किस पोत को ईरान ने पकड़ा जिसमें 17 भारतीय सवार है ना। तो कहा जा रहा है ईरान ने पुर्तगाली झंडे वाले इजरायली से संबंध मालवाहक पोत, इसका नाम याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, MSC एरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा तथ्य लेकिन भयंकर दुर्घटना करवा सकता है। MSG एरीज को पकड़ा गया। भैया पकड़ा तो उन्होंने इजराइल के पोत को समझ के, लेकिन भैया इजराइल भी उतना ही तेज है, क्योंकि उसी समय हमला हुआ था और ईरान के कई सारे लोग मारे गए थे, तो उसी के एवज में इजराइल के इस पोत को पकड़ लिए। लेकिन उनको क्या पता था कि पाकिस्तानी और भारतीयों को भर के रख ले हैं। तो यही बात हुआ, तो 13 अप्रैल को वहां के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसको पकड़ लिया। कहता है इसमें एकमात्र महिला कैडेट हैं एन टेसा जोसेफ, तो ईरान की सेना ने पहले ही उनको छोड़ दिया था, बाकी सैनिकों को छोड़ा गया अभी जाकर। तो यही चर्चा में आ गया। तो MSC एरीज इस पोत का नाम, ठीक है। 25 सदस्यीय पोत था, इसमें 17 सदस्य भारत के हैं। एक और रिपोर्ट आया है, ये कौन सा छूटा? एक छूट गया कुछ, इसलिए आपसे हाँ यहाँ अब आया सीजन भाई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, आप क्या मानते हैं हमारे देश में प्रेस की स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी। जहाँ चिप वाली आंटी, मतलब बोल रहा था कोई, चिप वाली आंटी किनका नाम पड़ा है? अंजना, उनका सबका नहीं नाम, श्वेता सिंह का नाम। वही बोले थी कि 2000 नोट में चिप लगा हुआ है, नहीं देखे थे। हाँ, और अभी बोल रही कि 2000 और 2001 के बीच यूपीए का शासनकाल था, जबकि एनडीए का ट्रोल हुई थी। हाँ, तो न्यूज पर आप लोग नजर नहीं रखते हैं ना, कहाँ सर जाते हैं फिर पढ़ते हैं फिर सोते हैं फिर जाते हैं फिर आ जाते हैं फिर जाते हैं, इतना पढ़ते हैं कि पढ़ाई हो गया है। हाँ छुट्टी गप आते हैं। अब है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकला, इसमें हमारी स्थिति कैसी है? तो गंभीर, बहुत गंभीर भाई। यहाँ कोई सच बोलवे नहीं करता है, प्रेस का ये स्थिति, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का स्थिति तो और भी गंदा है। कुछ दिन पहले तो लोग न्यूज़पेपर देखना, अति न्यूज सुनना छोड़ दिए थे, क्या है कि एक भी शिकायत नहीं। एक आध बार कोई न्यूज एंकर पूछ दिया बीजेपी प्रवक्ता से विपक्ष वाला सवाल, तब वो न्यूज चल पड़ता था, नहीं तो बाकी कोई न्यूज तो कोई देखता नहीं। खैर कोई बात नहीं। हाँ, फ्रांस के गैर सरकारी संगठन है रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर, जिनको बोला जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है। ये रिपोर्ट ये निकालती है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता था, ठीक। तो फ्रांस की गैर सरकारी संस्था है रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स। अब देखिए मिस्टेक कहाँ आ सकता है, हमको याद है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स निकालता है, यहाँ आ जाएगा कि रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स, क्योंकि फ्रांस में यही बोला जाता है ना, ये तो इंग्लिश में ना बोला जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, तो आपका गलत हो सकता है।
छोटा छोटा मिस्टेक से तो बड़ा बड़ा मिस्टेक जन्म लेता है। ठीक, देखिए हर चीज बता रहे हैं, फिर बाद में जाके बोलिएगा नहीं ये सर याद नहीं था, और हो सकता है हम ऑप्शन में इसी को दे दें ना। अच्छी बात है, पता चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं पता चले तो मेरा नाम मत लीजिएगा। ठीक, तो कहता है इसी में भारत को कितना स्थान मिला है, 159वां स्थान मिला। पॉइंट कितना मिला है, पॉइंट पूछ दिया था 31.28 पॉइंट, 31.28 पॉइंट। अब इसका महत्व क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आइए उसके समझने के लिए। कहता है इस सूचकांक में अगर 85 नंबर आपको मिलता है तो क्या माना जाएगा, अच्छा स्थिति, अच्छा माना। अगर 70 से 85 मिलता है तो संतोषजनक माना जाए। ठीक है, अगर 55 से 70 मिलता है तो समस्यागत माना जाए, और हमरा मिलता है जो गंभीर माना जाए। तो भारत सरकार को तो हम नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ सब प्रेस वाला हमारे एकदम चेला है, और चलो हमारे कभी खराब कर सकता है नहीं। ठीक, तो ये इसके सीरियसनेस को दिखा रहा है कि यह रिपोर्ट में भारत की स्थिति कैसी। ठीक है, तो बोल रहा प्रथम स्थान किसका है, नॉर्वे का है, सेकंड स्थान डेनमार्क का है, और थर्ड स्थान स्वीडन का आयरलैंड का है, फिर नीदरलैंड का है। तो ऐसे ही टॉप 3 स्टेट का नाम है सामने, पहला नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ठीक, कि अभी याद करने दीजिए सबको, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप बोलते रहेंगे तो। सबसे खराब पोजीशन कैस का है, बता दे। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इरिट्रिया का है, सीरिया का है, और अफगानिस्तान का। ठीक, बाकी सब हमारा तुलना है, इसके से कोई मतलब नहीं। ये वाला बात हो चुका, हाँ एरीज वाला बात हो चुका। अब आ जाते हैं यहाँ का रिपोर्ट जो हम तैयार किए, यानी भारत सरकार की संस्था तैयार की है। ये कहता है भैया हमारे यहाँ हिंदू कम होते जा रहा है, उठाइए उनको, क्या ना उनसे मोबाइल छीन लिए तो सोने लगे, सो रहे थे नहीं सर, ना उनका एकदम आवाज कड़क है। खाना खा लिए होंगे नीचे जाके, नींद आना लाजमी है। चलिए, हाँ, तब भारत ने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट में अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बोला गया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र नहीं, भारत एक ऐसा देश है जहां संख्यकों की आजादी बढ़ रही, और विश्व हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की संख्या जो है, आजादी नहीं, संख्या जो है घट रही। ये कैसे बोलते हैं, तो ये जनसंख्या रिपोर्ट के आधार बनाकर बोलते, और इसी बात को कहा जा रहा है। अब इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, रिलीजियस माइनॉरिटी ये क्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से लेकर 2015, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब से कब, 1950 से 2015, 2022 नहीं। आपको लगेगा गलत हो गया, याद नहीं रहेगा तो अब ये याद नहीं करते हैं लोग। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा यह रिपोर्ट निकाला गया, जिसमें सिर्फ भारत के बारे में बात नहीं किया गया, दुनिया के 160 प्लस देश, 167 देशों के बारे में बात किया गया, और कहा गया है कि भारत की कुल जनसंख्या में जहां बहुसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में काफी गिरावट आया है, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के का जनसंख्या बढ़ गया, 14% के आसपास हो गया है। कहता भारत में कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात 7.82% घट गया है, जहां हिंदुओं में 2050 में 84.68% था, वहीं अब 78.06% हो गया है। लाइट नहीं ना पड़ रहा है, बोर्ड पे नहीं पड़ रहा है, तो चलिए दूसरा कहता है मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया भाई, तो कहता है कि 2050 में कुल 9.84% मुस्लिम थे, और अब 14 कुछ प्रतिशत मुस्लिम हो गए, 14 कि 17, 14 या 17, चलिए, तो कहता है 14.09% वृद्धि हो गया। तो क्या हुआ, उनका संख्या बढ़ा है, जबकि कहते पाकिस्तान,
भर भर पेट खाने का यही नतीजा है। आधा आधा पेट खाने में क्या जा रहा है? ऐसे चालू होगा तो ये सेक्शन जो है अपने आप सोने लगेगा। राहुल तो सोच रहे हैं चालू करो, हमरा नींद आ रहा है। चलिए, हम सोच रहे थे अभी ऐसे चालू करवाने का, लेकिन आप लोग का चेहरा देख के सोचे नहीं, आप भी परेशान हम भी परेशान, बराबर हो गया। चलिए, तो ये बात, ये रिपोर्ट का सिर्फ हेडिंग याद रखना है, जो रिपोर्ट का हेडिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, बाकी मालदीव एकमात्र मुस्लिम देश है जहां पर अल्पसंख्यकों की इधर, हाँ, मुस्लिम जनसंख्या के भाग में मामूली गिरावट देखने को मिला है मालदीव में मात्र। क्यों? क्योंकि याद होगा कि वहाँ टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, और टूरिज्म के कारण वहाँ लोग जाके बस भी, तो इसलिए वहाँ अन्य जनसंख्या का भी वितरण बढ़ा है। अभी मालदीव के बारे में पढ़ रहे हैं ना हमें, अभी पूरा वो हेरिटेज सिटी बन गया, हेरिटेज देश बन गया है। कैसे? तो जितना भी पर्यटक है घूम फिर के भारत के वहीं पहुंच जाते, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा वहाँ सी जो व्यू है बहुत अच्छा है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और तीसरा प्राइवेसी पर पूरा फोकस है। तो लक्षद्वीप को प्रधानमंत्री बोले कि हम काहे नहीं बना सकते हैं इसको मालदीव। मालदीव तो नहीं बोले, बोले काहे नहीं इसको बना सकते। तो लक्षद्वीप में बहुत समस्या, टूरिज्म को लेकर कोई काम नहीं किया गया, खाली प्रधानमंत्री जी के लिए चेयर लगा हुआ था। बताइए, हम लोग जाएंगे तो बलुओ नहीं नसीब होगा। बात तो ये समझते हैं नहीं, ये बात है कि टूरिज्म के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैसे गोवा, पांडिचेरी डेवलप किया गया है टूरिज्म को लेकर, लक्षद्वीप को डेवलप, अंडमान निकोबार को डेवलप किया गया है टूरिज्म को लेकर, हाँ वही कर डेवलप किया गया, लेकिन लक्षद्वीप को डेवलप नहीं किया गया। वो भी डेवलप हो सकता है, वो भी उसी तरह का द्वीप बन सकता है जिस तरह मालदीव है, लेकिन पर्यटक का झुकाव नहीं। जोश जोश में कुछ पर्यटक लक्षद्वीप पहुंच गए कि भैया प्रधानमंत्री बोले हम चलवे करते हैं, चले गए, पता चला खानों नहीं मिल रहा है, रहनों नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, दोबारा खुल जाएगा वहां। टाटा अकेले अभी देखिए, अभी समय लगेगा, वो भी एक्टिवनेस रहा तो, नहीं तो टेंडर पे टेंडर पास होता है, कहाँ कुछ होता है। खैर, हमारे यहाँ पुल का स्थिति देखिए ना भाई, पिछले 2 साल में 9 बार पुल गिर चुका है, कितना टेंडर पास हुआ है। खैर, आगे बढ़े। चलिए, सिंगापुर का एयरलाइंस यात्री विमान टर्बुलेंस का शिकार हो गया। टर्बुलेंस मतलब होता है वायुमंडल का एक लेयर जहां हवा फ्लो करता है, और उसी के आगोश में आ गया ये एरोप्लेन। कई लोग का रीढ़ का हड्डी टूट गया, एक व्यक्ति मर गया, तो ये एक चर्चा में थोड़ा सा आया था बीच में। तो वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण टर्बुलेंस से फंस गया। लगभग 2 घंटे पश्चात सिंगापुर के चांगी, यही चांगी एयरपोर्ट है जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट की श्रेणी में आता है, पर यह लैंड करने को था, लेकिन 211 का यात्रियों के अतिरिक्त 18 सदस्य का विमान बीच में ही उतारना पड़ा। तो कहाँ उतरा? सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पर उतरा है, बैंकॉक जाकर। तो छोटा सा न्यूज है। अब आ जाते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पर। हमने चाबहार पोर्ट का नाम सुना है, सुना है? हाँ, ईरान में। भारत लगातार 2003 से यह प्रयास करता रहा है कि चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जाए। डेवलपमेंट में अपना बहुत सारा पैसा भी लगाया हमने, लेकिन फिर चाइना का एंट्री होता है, और फिर हमको वहां से सेंक्शन लगता है ईरान
धोखा देना हमारा आदत बन गया ना ये। अब तो जलवायु भी धोखा दे रहे हैं। अब बिहार वाला तो मौसम विभाग जब बोलेगा तब यही होगा। ये बोलेगा आज होगा 2 दिन बाद। नहीं, टेक्निकली हम लोग पीछे हैं थोड़ा। हालांकि 4 राज्यों कल 4 जिलों 5 जिलों में हुआ है वर्षा, बांका उका में हुआ है। अभी छोड़ दो ना, अभी चल रहा है, चलो ठीक है। पानी ला देना। चलिए आइए, यहाँ पे आइए, थोड़ा इधर कर सकिए आप ही को। हाँ, थोड़ा इधर और थोड़ा और, बस सुजीत थोड़ा ऐसे। गर्मी आप लोग को ऐसे ही नहीं लगता है? चलिए आइए, यहाँ पे आते हैं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो प्याज वाला हटा बता दिए, कोई बड़ा न्यूज है नहीं। अगले आते हैं। 2024 में बिहार का यूएसए का पहला ऐसा बैंक जो डिफॉल्ट हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लेमन ब्रदर्स 2008 में फेल हुआ था अमेरिका में, याद है? क्यों फेल होता है बैंक? बैंक फेल क्यों होता है? एनपीए ज्यादा होने के कारण। अमेरिका के बैंकों का स्थिति ये है कि हमारे यहाँ बैंक लोन देवे के पहले 50,000 कागज मांगता है, और खास करके जब आप गरीब और मध्यम वर्ग के हैं तब, जॉब में नहीं है तब। जॉब में रहेंगे तो थोड़ा सहूलियत है, नहीं जॉब में है तो जैसे पाप कर देंगे वैसे कर लोन लेने से पहले हो जाएगा। अमेरिका में क्या है कि वहाँ आइए और ले जाइए वाला स्थिति है, यानी आपको लोन सुविधा तुरंत उपलब्ध कराया जाता है। और अमेरिका में लोग घर द्वार गाड़ी बंगला सब खरीदने के लिए लोने लेते हैं, और जो व्यक्ति लोन पर जी रहा है वो ज़्यादा दिन तक जिएगा नहीं, एक दिन हाथ खड़ा कर देगा, भैया अब हम ही को उठा के ले चलो, कलेज उलेज बेच दो मेरा, कोई खरीदता है तो वहाँ क्या हो गया, प्रॉपर्टी रेट डाउन हो गया अमेरिका में। और मॉर्गेज मनी जो रखे थे सब, वो मॉर्गेज मनी ज़्यादा कम हो गया, अब उनका पास प्रॉपर्टी का रेट कम हो गया, मॉर्गेज के लिए अब वो जाते थे तो प्रॉपर्टी का कम रेट, यानी उसमें भी घाटा उनको लग रहा है। तो वसूल नहीं पाए, पैसा वसूल नहीं पाए तो क्या होता है, बैंक दिवालिया हो जाए, क्योंकि बैंक तो सप्लाई एंड डिमांड और सप्लाई पर ही निर्भर करता है। बैंक वाला यूनिट पढ़े ना क्लास 10th इकोनॉमिक्स में? नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, हम भी पहले ही उसको समझे थे। इसलिए क्या है कि 9th 10th 11th 3 गो इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ लिया इकोनॉमी का, तो आपके लिए इकोनॉमी आसान थोड़ा हो जाएगा। खैर इतना आप नहीं पढ़िए। तो ये है पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में कार्यरत रहा रिपब्लिकन फर्स्ट बैंक, बस इतना याद रखिए, रिपब्लिकन फर्स्ट बैंक। क्यों हुआ? क्योंकि वाणिज्यिक क्रियाकलाप और प्रॉपर्टी के रेट में वहाँ कमी हुआ, तो लोगों ने पैसा दिया नहीं, और पैसा नहीं दिया तो बैंक बैंकरप्ट हो गया। तो इसके प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरे बैंक में मिलाया जा रहा है, तो इसको फुलटन बैंक के साथ जोड़ दिया गया, जैसे हमारे एसबीआई बैंक के साथ जोड़ दिया गया ना सबको। आपने देखा कि अब पिछले कुछ सालों में कई बैंकों को साथ जोड़कर एक बैंक बनाया गया। वो क्यों किया गया है? ताकि एनपीए की समस्या को कम किया जा सके। सरकार ने विमुद्रीकरण का जो प्रोग्राम चलाया था वो एनपीए की समस्या को कम करने के लिए भी चलाया था, क्योंकि रातों रात बैंक दिवालिया हो जाता है भारत में, एनपीए की समस्या इतना विभत्स हो गया था। तो क्या किया गया, 3-4 गो बैंक को जोड़ दिया गया, इससे उनका खर्च कम हो गया। खर्च ज़्यादा कहाँ होता है? तो ज़्यादा खर्च होता है ये पेमेंट वेमेंट देने में, मैनेजमेंट करने में, और अगर सारे बैंक आ गए तो मैनेजमेंट का खर्चा बच जाएगा। कोई भी सिस्टम चालू कीजिए, पैसा आए चाहे नहीं आए, लेकिन मैनेजमेंट का खर्च यथावत बना रहता है। तो उत्साहित होकर बहुत ज़्यादा शुरू करने से अपेक्षा एक ही पर पहले अच्छा से काम करिएगा। खैर, तो ये बात था, हो गया, समझ गए? चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता आरबीआई का दिशा निर्देश आया है कि जब यूनिवर्सल बैंक है, जो छोटा लघु मध्यम बैंक है, उनके लिए अब क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया है। क्राइटेरिया क्या चेंज हुआ है? तो कहता है कि न्यूनतम आपको अगर स्मॉल वित्त बैंक बनना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है,
तो आपको न्यूनतम शुद्ध संपत्ति पिछले तिमाही में कम से कम 1,000 करोड़ का होना चाहिए, तब आप बैंक के प्रोसीजर में आ सकते हो। क्योंकि देखिए बैंक बनेगा तो लेन देन ज्यादा होगा, और आप पैसा उठा के अगर बांट दिए और कल कि आपके पास पैसे नहीं रहा तो कैसे लौटाइएगा। तो कहता है आपके पास संपत्ति 1,000 करोड़ का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में आपको सूचीबद्ध होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा, लघु वित्त बैंक को शुद्ध लाभ कमाने वाला होना चाहिए, और गैर निष्पादित आस्तियों 3% से कम या उसके बराबर होना चाहिए, ज्यादा एनपीए आपके पास नहीं होना चाहिए। चौथा, इच्छुक लघु वित्त बैंक का पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात 15% और विगत न्यूनतम 5 वर्षों के दौरान अनुसूचित या संतोषजनक कार्य प्रदर्शन होना चाहिए। यानी ये सिंपल सा बात है कि आपकी कार्य की स्थितियां इस तरह हो कि आपके पास रिजर्व भी अच्छा खासा रहे, ठीक। और कहता है इसी के आधार पर 2014 में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए जो लघु वित्त बैंक के नियम थे उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब कहता है वर्तमान में 11 लघु वित्त बैंक देश में कार्यरत है, उनका नाम नीचे दिया हुआ है। खैर ये हमारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बता दिए क्राइटेरिया चेंज हो गया। अगर किसी को कल हो के बैंक खोलने का मन कर दिया, बैंक को चुटकी वाला नहीं, हाँ हाँ, तो सर अगला जन्म में खोला जाएगा। क्या किसी ने 2 दिन पहले ही हमसे पूछा कि आरबीआई सरकार को पैसा काहे देता है, कोई पूछे थे? ध्यान, तो केंद्र सरकार को आरबीआई ने अपने लाभांश का एक बड़ा हिस्सा, अभी तक का सबसे बड़ा हिस्सा दिया है, और इसके कारण सरकार का राजकोषीय घाटा कम हो गया। तो चुनाव के पहले सरकार को यह बताने में बड़ा आसानी हो रहा था कि भैया हम राजकोषीय घाटा को कम कर दिए। ये सब हमारे गवर्नर का किया धारा है। सरकार प्रेमी गवर्नर है, सरकार के विरुद्ध जाए काम करते नहीं है, जितना मांगते हैं उसे दुगना देते हैं। भैया हमारा गवर्नर रहने दो। और नाम है इनका शक्तिकांत दास। जब से आए हैं सरकार पूरा खुश, बहुत खुश। ऐसा चेला हमारा 15-16 संस्था में चला जाए तो हमारा तो एकदम जिंदगी भर की कमाई हो जाए। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त किए हुए हैं भाई, ऐसे वैसे नहीं है। खैर, तो कहते हैं सरकार को इसने पिछले साल 87,416 करोड़ रुपए का फंड दिया था, लाभांश दिया था। लाभांश मतलब होता है कि रिजर्व बैंक के पास ये एक्स्ट्रा पैसा बच गया। पहले रिजर्व बैंक सरकार को इतना पैसा नहीं देती थी, वो तो बीजेपी उसको दबाव बना बना के भैया दो दो। तो इस बार उसने कितना दिया है, कहा कि आप खुद से हो जाइए, एक बार जाइए 2-3 साल के लिए आप खुश रहिए। 2,10,874 करोड़ अब तक का सबसे बड़ा लाभांश। 2,10,874 लाभांश, यानी उनके पास फंसा हुआ हिस्सा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एकदम 100% मान के चलिए, छोटा छोटा बात को आप जितना शामिल करिएगा उतना कम गलत होने की संभावना बढ़ता है। क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, छोड़ो ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि हमको आइडिया नहीं लगता कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है। क्या आती इकोनॉमी? हाँ, नहीं लगता क्योंकि यहां से चलता है ना। फिर अब हंसे क्यों? अच्छा लड़के भी हंस रही है अपने ऊपर। अच्छा वो वाला डायलॉग, हाँ देखो आप लोग ज्यादा नंबर ये लोग लाते दिए, उसलिए नहीं बोले। हम लोग बिहार के लोग इसको नहीं चलाते हैं, इसको चलाते हैं। हम लोग हमेशा मेहनत की बात, मेहनत इसका मतलब मेहनत। हम लोग हमेशा, हमारे मुंह से एक शब्द सुनिएगा, मेहनत। हमारे मुंह से कभी नहीं सुनिएगा स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमको कभी लगा ही नहीं है कि हम स्मार्ट भी, कभी नहीं लगा है। इसलिए सरकार स्मार्ट प्रोग्राम लेकर आई है। खैर, कहाँ थे? आरबीआई के पास थे। हाँ, अब आते हैं नीचे। ये पढ़, ये याद रखिए, इरेडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया, और अब नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 17। नवरत्न और महारत्न, इसके अलावा मिनी रत्न 1 होता है, मिनी रत्न 2 होता है। तो ये जब पढ़िएगा इकोनॉमिक्स तो उसमें दिया हुआ है, इसका भी अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो 17 आपके पास नवरत्न कंपनी हो गया है। लेटेस्ट कंपनी कौन हुआ है? इरेडा। कहाँ चला गया?
दो को और जोड़ा गया है, इधर जोड़ा गया है जो क्या, रुक जाइए, ये काहे नहीं, हाँ कहता है महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गया है, 13 हो गया है, तो वो इरेडा जुड़ा है और यहाँ 13 हो गया है। लास्ट है जो जुड़ा है अभी इसमें महारत्न में, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब आते हैं नीचे, ये कौन सा सूचकांक छूट गया हमसे, हाँ विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में 119 देशों में भारत का स्थान 39वां रहा। लेकिन अच्छा है, ये अच्छा है। पर्यटन मतलब आप घूमने टहलने जाना चाहते हैं कहीं, तो भारत एक अच्छा गंतव्य स्थल हो सकता है। भारत में घूमने के लिए बहुत जगह है। अगर आपको घूमना है, एक 15 दिन का टूर करना है तो केरला चले जाइए, 2 दिन का टूर करना है बिहार चले आइए, एक दिन पटना घूम लीजिएगा, एक दिन राजगीर घूम लीजिएगा, 2 दिन का टूर, सबसे छोटा टूर हम ही प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, और उधर अब वैष्णो देवी जाइएगा तो 2 दिन चलता ही लगेगा। तो बाकी सब जगह का टूर अच्छा है हमारे यहाँ। अच्छा बात है कि हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और इसी कारण से हमारा रैंक यहाँ पर 39वां, इसकी प्रशंसा भी किया गया है। कहता है मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक यानी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धी हवाई यात्रा, कॉम्पिटिटिव एयर ट्रेवल, सांस्कृतिक विविधता, पर्यटन के क्षेत्र पर आधारित संरचना निवेश के आधार पर विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व आर्थिक मंच यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक निकाला जाता है। तो मानक कौन कौन हो गए, 4 मानक हो गया, मूल्य प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धी हवाई यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन के क्षेत्र, टूरिज्म एरिया। इन चारों के स्टैंडर्ड के आधार पर यह रिपोर्ट निकाला जाता है। इसी के आधार पर यह बोल रहा है कि 2007 से द्विवार्षिक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक निकाला जा रहा है और इसी में बोल रहा है कि भारत के लिए यह सूचकांक 4.25 आकलित किया गया है और 119 देशों में हमारा स्थान कितना है, 39वां। पहले का ऊपर छूट गया। आगे देखते हैं। कहता है स्पेन, जापान और फ्रांस क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान रखते हैं। पहला स्थान कौन है, स्पेन नहीं है। स्पेन, जापान और फ्रांस क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा अमेरिका है। पहला स्थान अमेरिका, ये रहा अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 5 कंट्री है। इसके अलावा सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे हमारा है नहीं माली, फिर सियारा लोन, कैमरून, अंगोला, मलावी। अफगानिस्तान शायद इसमें शामिल ही नहीं, जब से तालिबान शासन वहां आया है शायद शामिल नहीं। अफगानिस्तान कौन जाएगा टूरिज्म करने भाई, वहां तो मरने जाएगा ना। अगर वहां आपको मोक्ष प्राप्ति करना हो या कुछ ऐसा ही कुछ करना हो तब आप जाएंगे, नहीं तो क्यों जाएंगे अफगानिस्तान। अब वहाँ सीरिया क्यों जाएंगे, सीरिया में भी वही स्थिति है। सूडान क्यों जाएंगे, सूडान में भी यही स्थिति है ना, अभी गृह युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जीडीपी वृद्धि दर यहाँ देख लीजिए, 2012-13 में 5.5 था, अभी 2023-24 में 8.2 हो गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जीडीपी वृद्धि दर, कल ही जीडीपी के बारे में बताए थे, अगले दिन फिर से बताएंगे जब राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ अभी जीडीपी कितना है, 8.2%। ठीक है, %8.2% है। अब देखिए इसी आधार पर इसमें 2 बात निकाला गया, सुन लीजिए। जीडीपी में ग्रोथ रेट 2 आधार पर देखा रहा है, एक स्थिर मूल्य पर और एक वर्तमान मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर जीबी अलग होगा, वर्तमान मूल्य पर जीबी अलग होगा। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय अलग होगा और वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय अलग होगा। तो इन चारों आधारों पर यहाँ दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, टिक लगा दिए। ठीक है, ये समझ गए। कल बता दिए थे कि जीडीपी की गणना 2 आधारों पर होती है, एक आधार वर्ष के आधार पर जो 11-12 है और एक वर्तमान वर्ष के आधार पर जो 2024-25। ठीक है, तो यही दिया हुआ है इसमें।
अब आ जाते हैं आईपीएल पर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, याद है तो मुंह बंद रखेंगे, जिसको याद नहीं उसको ना पढ़ाएंगे। इधर आ जाइए साहब, नींद नहीं आ रहा किसी को? हाँ, जब हमको नहीं आ रहा था आपको कैसे सोने देंगे? वो होता है ना, हम नहीं सोएंगे तो तुम कैसे सोओगे, वही बात। चलिए, कौन बना चैंपियन तो पता ही है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नाइट राइडर्स बना है चैंपियन। हैदराबाद को कितना विकेट से हराया? 8 विकेट से। अच्छा, एक बात, छोटा छोटा बात, 8 विकेट से हराया, ये छोटा बात है लेकिन पूछा जा सकता है। कहता है सनराइजर हैदराबाद को फाइनल में हराकर कोलकाता नाइट राइडर आईपीएल का विजेता बन गया, तीसरी बार यह खिताब जीता है। और कितना प्राइज मनी मिला है? 20 करोड़। और उप विजेता को कितना मिला है? 12.5 करोड़। 12.5 करोड़। कितना टीम शामिल हुआ है? 10 टीम। और 10 टीम के कैप्टन कौन है ये भी याद रखना जरूरी है। पहला चेन्नई सुपर किंग, पहली बार धोनी नहीं बने, ऋतु राज गायकवाड़ बने, चेन्नई सुपर किंग। दूसरा दिल्ली कैपिटल, ऋषभ पंत बने। भाई पब्लिसिटी बटोरे तो यही बटोरे, कोई गिर के भी इतना पब्लिसिटी नहीं बटोर सकता जितना ही गिर के बटोर लिए। छक्का तो अलग रहा, वो छक्का जो उनका लगा था उसके कारण का। हाँ चलिए, तीसरा कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर, लखनऊ सुपर जायंट केएल राहुल, गुजरात टाइटन शुभमन गिल, मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या, बेचारे को बहुत प्यार से बुलाया गया था लेकिन प्यार ही टूट गया। खैर, पंजाब किंग्स शिखर धवन, राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में किस टीम के कैप्टन एक फॉरेन प्लेयर है, विदेशी खिलाड़ी है? ये भी पूछा जा सकता है। संजू सैमसन है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के, फाफ डू प्लेसिस हैं दक्षिण अफ्रीका के, और सनराइजर हैदराबाद के याद ही है पैट कमिंस है। चलिए यहां से आगे बढ़े। तो अभी तक का सबसे बड़ा ज्यादा मैच खेला गया, 74 मैच खेले हम लोग, 10 टीमों का पार्टिसिपेट रहा। फाइनल मैच कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ। सीएसके का मैदान कहीं होता है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। चलिए, कितना संस्करण है? 17वां संस्करण है। चलिए आते हैं, फाइनल कब हुआ? 26 मई 2024 को। ठीक, अब आते हैं नीचे। अब महत्वपूर्ण प्लेयर जो ख्याति प्राप्त हुआ इस बार, यहां पहले चलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे ऑफ द सीजन? ब्रायन लारा, सुनील नारायण, ये रहे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण। और नीतीश कुमार रेड्डी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, हमको लगा ब्रायन लारा आ गए क्या। इसके देखिए, ऑरेंज कैप किनको किनको मिला? ऑरेंज कैप किस आधार पर मिलता है? सबसे ज्यादा रन बनाने के आधार पर। विराट कोहली 741 रन मैच में, ऋतुराज गायकवाड़ 583 रन बनाए 14 मैच में, रियान पराग 573। तो हमको टॉप 3 याद रखना है, इससे काम चल जाएगा, है ना। पहला विराट, दूसरा ऋतुराज गायकवाड़ और तीसरा रियान पराग। दूसरा बात, इसमें किस टीम से वो जुड़े हुए हैं ये भी आपको याद रखना है। टीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीम ऐसा नहीं है कि आप अंडर एस्टिमेट करके आगे बढ़ जाइए, टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। ऑरेंज कैप हो गया, अब कौन सा कैप आएगा? पर्पल। आते हैं पर्पल कैप पे। ठीक, हर्षल पटेल पंजाब किंग्स कितना विकेट लिए? 24 विकेट लिए। किसी को मैं इंपॉर्टेंट है तो कर लीजिए, कर लीजिए, उससे हो जाएगा ना। ठीक, तो ऐसे करें तो खाली, है ना। बहुत अच्छा किए, आपका बीमारी उधर चला गया ना, टच नहीं किए तो। आते हैं, सर्वाधिक विकेट लेने वाले हर्षल पटेल। सेकंड नंबर वी चक्रवर्ती कोलकाता नाइट राइडर्स 21 विकेट और वो 24 विकेट। ठीक है, जसप्रीत बुमराह 20 विकेट 13 मैच में। तो ये टॉप 3 रहा। 5 सर्वोच्च व्यक्तिगत पारियां किसने खेला? तो एक तो नॉट आउट ही रहे, नाम है उनका मार्कस स्टोइनिस, लखनऊ सुपर किंग के। अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं चलेगा, अभी चलेगा टीम, आईपीएल टीम। विराट कोहली फिर रहे, 113 रन बनाए हाईएस्ट, और फिर सुनील नारायण रहे कोलकाता के 109 रन बनाए।
तो हमने देखा ऑरेंज कैप, हाँ हाँ हो गया हो गया। एसी इधर आ जाइए, उधर उधर कहीं चल जाइए, एसी के नीचे बैठने पर ही होगा। पहले हमने देखा ऑरेंज कैप, फिर हमने देखा पर्पल कैप, फिर हमने देखा सर्वाधिक व्यक्तिगत पारियां देखा, और सबसे ज्यादा व्यक्तिगत पारी में मार्कस स्टोइरिस का देखा। कितना रन? 124, नाबाद 124। चलिए यहां तक हो गया, ऑरेंज कैप हो गया। फेयर प्लेयर अवार्ड किसको मिला? सनराइजर हैदराबाद को मिला। फेयर प्ले अवार्ड, जो फेयर प्ले समझते हैं ना, हाँ शांति से खेले हो। सनराइजर हैदराबाद के नीतीश कुमार रेड्डी को इमर्जिंग प्लेयर पढ़ लिए। अब है हाँ सबसे जबरदस्त कैच कौन लिए? रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह। लड़की लोग को इंटरेस्ट है खेल में? चलिए ये पढ़ लिए। 12 शतकीय भाई सर ऐसा, ठीक है बाकी देख लीजिएगा। हाँ छक्का सबसे ज्यादा कौन मारा? ये नाम आया था अभिषेक शर्मा, सनराइजर हैदराबाद, 42 छक्का, 16 मैच और 15 पारी। एक मैच में वो खेले ही नहीं। तो ये है अभिषेक शर्मा, फिर हेनरी क्लासेन और फिर विराट कोहली। तो ये दमदार छक्का मारने वाले टॉप 3 प्लेयर। पहला नाम है अभिषेक, सबसे अच्छा कैच रमनदीप सिंह। ठीक है चलिए कितना बज गया? चलिए वो अब खत्म हो ही जाएगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। राहुल अब छोटा छोटा है, 1 लाइन फैक्ट वाला है। हमारे सामने एक शब्द, हाँ हाँ, एक तो 3 दिन घर पे आराम क्या कर रहे थे अमरुल्ला? हॉस्टल आए हुए थे तो आराम क्यों कर रहे थे? आज कितना तारीख हो गया? 23। आज 23 है ना, तो 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। 2 दिन आराम किए। मैंने इतना भी शर्म नहीं बचा कि और तो इतना दिन छोड़ दिया और 2 दिन आराम कर लेते हैं। वो तो याद आया दोस्तों का, तो चलियो आया बेड से उठ के, नहीं तो आजो नहीं आते, नहीं ना आते। हाँ हाँ चलिए, एक शब्द है एनसीजीजी, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये उनके लिए काम करता है, आप ही लोग के लिए काम करता है। ठीक, कहता है यह प्रशासन सुधार और सिविल सेवकों की क्षमता वृद्धि के लिए केंद्रित एक स्वायत्त संस्था है जो कार्मिक लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत है, जो आपको ट्रेनिंग देने का काम करता है। सू फियोंग भारत में चीन के नए राजदूत बनाए गए। नाम है इनका सू फियोंग। संजय कुमार मिश्र को जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण है ना, उसका महानिदेशक बनाया गया है। नाम है उनका संजय कुमार। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के चेयरपर्सन चुने गए। नाम है इनका कपिल सिब्बल। कांग्रेस नेता थे, इस्तीफा दे दिए, तो इनको बार काउंसिल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। ये वाला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है लच्छू महाराज उत्कृष्टता पुरस्कार, एक साथ के साल का 8 साल का 8 साल का दिया गया पुरस्कार। इसमें सब इंपॉर्टेंट है, 1 साल 8 साल का। 2014 में दिया गया था, उसके बाद भूल गए थे कि लच्छू महाराज हैं हमारे बीच। हालांकि लच्छू महाराज फाउंडेशन ये अवार्ड देता है। तो 2015 के लिए दिया, 2016 के लिए, 2017 के लिए, 18 के लिए। उसमें वजीदा रहमान और हेमा मालिनी का फोटो एक साथ है अभी। तो वजीदा रहमान और हेमा मालिनी को 2018 के लिए दिया गया। कथक नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, और उनकी बेटी भी कथक नृत्य बहुत अच्छा करती हैं। क्या नाम है उनका, जो धूम में आई थी? हाँ ईशा देओल, वो भी कथक नृत्य बहुत अच्छा करती हैं। नहीं जानते हैं क्या? ठीक है चलिए, सारा बानो को तो जानते ही हैं, कथक अभिनेत्री ये भी हैं। 2019 में इसके लिए उनको मिला। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक साथ 8-8 साल का मिला है। अब कौन पूछ लेगा, ये तो हमको भी नहीं पता है। हो सकता है 2022 के लिए पूछ ले। प्राची शाह मुंबई से बिलोंग करती हैं, 2022 का इनको मिला है। और लास्ट है कथक पंडित राजेंद्र गगानी, 2024 का मिला है। अगला जो पुरस्कार है वो है पुलित्जर पुरस्कार।
पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत के क्षेत्र में दिया। ये भी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट हो सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस किस श्रेणी में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पत्रकारिता में, साहित्य में, ड्रामा में और संगीत में। 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। याद रहेगा। अब ये चारों श्रेणियों का व्यक्ति को याद रखना है, 10-10 को हर श्रेणी में, वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये सारा याद करने वाला है। जैसे सुनिए, पत्रकारिता जन सेवा के लिए कैलिफोर्निया को मिला है, प्रोपलिका के पत्रकार हैं इनको मिला है जन सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार। इस तरह ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए लुक आउट सांता क्रूज और का स्टाफ जो है उनको मिला है। अब ऐसा ऐसा नाम है तो आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मिलना चाहिए था हमारे यहाँ के किसी को, खास करके अभिनव गोस्वामी को मिलना चाहिए था ब्रेकिंग न्यूज के लिए, नहीं ठीक। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग, देखिए भारत में पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग बहुत प्राथमिकता में था, अब तो नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कोई बड़ा हम लोग तोड़ते ही नहीं है। लेकिन वर्ल्ड स्तर पर कोई रिपोर्ट आता है जिसके कारण कंपनी के कारण ये हो गया, या भारत को लेकर एक रिपोर्ट दिया था जिसके कारण अडानी को लेकर, याद है, उनका शेयर मार्केट में फिर डूब गया था, तो वो सारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है। उसी को न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को दिया गया है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के लिए। वैसे एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क के सारा स्टीलमैन को दिया गया है। तो यही जैसे नेशनल रिपोर्टिंग के लिए राइटर्स का स्टाफ और वाशिंगटन पोस्ट का स्टाफ को दिया गया। अमेरिका में निकलता है, देखते होंगे जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है तो न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में नीचे दिया रहता है कि वहां हेडिंग क्या छपा था। खैर, तो जैसे पत्रकारिता में है वैसे ही ड्रामा में भी है, वैसे ही अन्य सेक्शन में भी है। देखिए फ्रिक्शन में है, ये वाला याद कर लीजिए बस। ये है कौन सी अभिनेत्री है, पहचानिए, शबाना आजमी। इनको तो ये पता होना चाहिए आपको। इन्हीं को मिला फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार। फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन पुरस्कार शबाना आजमी जी को मिला है। इन्हीं के पति हैं कौन, वो, और इन्हीं की एगो पोती प्रकार की हैं जो बहुत चर्चा में रहती हैं ड्रेसअप सेंस के कारण, जावेद अख्तर। विजडन क्रिकेटर का सम्मान वाला हम पढ़ा चुके हैं, विजडन क्रिकेटर वाला हम पढ़ा चुके ऑलरेडी, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक। खेल तक पहुंच ही गए, विजडन में पढ़ा चुके, याद है ना, और 5 को वाला फिगर था। तो ये इस बार प्रतियोगिता दर्पण में इंपॉर्टेंट न्यूज बहुत अच्छा है, आप लोग ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा। और ऐसे भी एक मैगजीन आपको लेना ही चाहिए, एक मैगजीन लेना जरूरी। एक और काम कर रहे हैं, क्रॉनिकल जो क्या करता है, अखबार का महीने का पूरा कंबाइंड करके देता है लास्ट में। क्रॉनिकल हम 2 मैगजीन पढ़ते हैं, तो क्रॉनिकल और प्रतियोगिता, तो उसका कंबाइंड आपको लास्ट में 1 लाइन फैक्ट जो देता है वो आपको दे देंगे, जो न्यूज़पेपर का रहता है, ठीक है। वो हाँ, वो अच्छा लगता है लेकिन ज़्यादा नहीं ना मिलता है। न्यूज़पेपर में सेलेक्टिव आता है, लेकिन करंट और भी बहुत ज़्यादा है। तो वैसा जितना मिला था आपको सामने रख दिए, जो न्यूज़पेपर कटिंग था, बाकी मिलता तो रख देते, लेकिन मिला नहीं, पूरा छाट छाट के ही तो लाए थे उस समय से। हाँ, वो इम्पोर्टेंट रहता है, ये तो हम भी मानते हो, याद जल्दी होता है, याद जल्दी होता है। लेकिन आपका टीचर ही क्यों हमेशा एक्टिव रहे, आप भी तो कुछ एक्टिव रहिए। बनाए हैं, हमको दे दीजिएगा। एक नेहा थी, आई थी ना नेहा, वो क्या करती थी, पूरा न्यूज को इतना 1 साल का, हम एक बार मांगे उनसे कि बिहार के न्यूज का कोई है, हाँ सर मेरे पास है, इतना बंडल ला के मेरे पास रख दी। वो पूरा साल भर के न्यूज़पेपर का कटिंग ला के रखी हुई थी, पढ़ी कभी नहीं थी, न्यूज का कटिंग ला के रखी। वही हालत आपका ना हो जाए। अटेंडेंस हुआ है,
अगला लास्ट है हमारा सेक्शन बाई टेस्ट का इंडिया ईयर बुक। उसके बाद आपका शुरू होगा फुल लेंथ टेस्ट। आप वो सब पूछता है। इंडिया ईयरबुक तो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें है क्या, सब सब्जेक्ट का कम्बिनेशन है, कुछ नहीं और। तो आप उसको फुल लेंथ मान सकते हैं, सारा सब्जेक्ट का कम्बिनेशन है। भूगोल भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक सेक्शन भी है, मैप सेक्शन भी है, योजनाएं भी है, सारा उसमें शामिल है इंडिया ईयरबुक में। लेकिन हम ना पढ़ पाओ, टेस्ट तो बिल्कुल नहीं। आप बोल दिए हैं कि भाई एकदम फुल लेंथ दीजिएगा तो फुल लेंथ पे आएगा क्लास, मन नहीं करता। अभी देखिए ना, सारा मन करेगा। लाओ प्रियंका, मयंक, मुकेश, करीना, निक्की, निक्की जुली गायब है, सवेरे आई थी। बबीता, अमरुल्ला, अमरुल्ला, प्रशांत, सुजीत, पवन, राहुल। कल कहाँ थे राहुल? कल तो सोए हुए होंगे आप। नहीं, कुंदन, कुंदन कहाँ है? मधु, फैज, आज फैज भी नहीं आए हैं। फैज के घर कॉल लगाइए तो, मेरे पास नंबर है। अनु, अनु कहाँ है? बीमार है? किसी को आइडिया? हाँ, तुम्हारी तो दोस्त है कॉल की है? की थी? नेहा, निश्चय, रोजी, विशाखा, विवेक, महफूज, कंचन, नेहा, उज्जवल, जय कुमार, चिंटू, जूली, आमिर। आमिर नहीं आए अभी, कब आएंगे? अमन, अमन, दिवाकर, साहब, राशिद, विक्की, संतोष, सुशील, मयंक टू आए हैं। ब्यूटी, ब्यूटी ग्रुप में नहीं है क्या? तो फिर आई क्या है? नहीं, कल आने दो सबको। तो सब जा रहे हैं, कोई रुक भी रहे हैं?